स्क्रीन दिख रहा है सबको? हो गया आप सेव यस सर। करके? तो गैमेटोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हम सी अर्चिन में स्टार्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिकॉग्निशन ऑफ एग एंड स्पर्म जो है ये 5 स्टेप्स में होता है। ये कल अपन ने पढ़ा था। ठीक है, कीमो अट्रैक्शन, उसके बाद में रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवलप, पैसेज थ्रू दी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवलप, उसके बाद में स्पर्म और एग जो है इसके न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये अपन 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका स्पर्म था इसका कल अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में डेवलपमेंट पढ़ा था। ठीक है, कि आपके पास में जो भी जर्म सेल होता है ये जर्म सेल का कन्वर्शन होता है आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में स्पर्मेटाइड और उसके बाद फाइनली आपका स्पर्म बनता है। ठीक है ना, तो 1 बाय 1 ये जो आपका सेल है ये सेल अलग अलग फॉर्म में डिफरेंशिएट होता है और फाइनली आपके पास में बन जाता है स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे तो ये सबसे स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है स्पर्म हेड। ठीक है, जिसमें एक्रोसोमल वेसिकल्स को हमने स्टोर करके रखा है। ठीक है, एक्रोसोमल वेसिकल्स जो है इसमें आपके अलग अलग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो स्पर्म के फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका एक्रोसोमल वेसिकल्स के पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा जो आपका हैप्लॉइड है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपके पास सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल के पीछे आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बट स्पर्म जो रहेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया को फर्टिलाइज्ड एग में या फिर जाइगोट में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, तो आपका मिड पीस के बाद सबसे लास्ट में रहेगा आपका टेल। ठीक है, और टेल पीस के कंटिन्यूएशन में आपका ये सबसे लास्ट में एंड पीस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एग। एग की अगर आप बात करोगे तो एग का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको बोला जाता है जेली कोट। ठीक है, तो ये आपका जेली कोट। ठीक है, जेली कोट जो रहेगा इसके बाद में फिर आपका जो एग होता है इसके मल्टीपल लेयर आपके फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हर एक लेयर जो है इसका अलग अलग फंक्शन है और ये अपन पढ़ रहे सी अर्चिन का एग। तो सी अर्चिन का जो एग रहेगा इसमें जेली कोट के बाद में आपका होता है विटेलाइन इनवलप। ठीक है, तो ये आपका विटेलाइन इनवलप ये यहाँ पे दिया है। ठीक है, विटेलाइन इनवलप जो है इसके बाद में नेक्स्ट मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, विटेलाइन इनवलप और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के क्लोज प्रोक्सिमिटी में होती है। उसके बाद अगर आप सेल के अंदर जाओगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स।
जिसमें आपने सोलूट को स्टोर करके रखा है। तो जो सी अर्चिन एग होता है, इसमें सबसे आउटर लेयर किसका रहेगा? जेली कोट। जेली कोट के बाद में वेटेलाइन इन्वलप। वेटेलाइन इन्वलप जो है, इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या रहेगा? आपका साइटोप्लाज्म, जिसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को अपने स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग। और आपके एग के अंदर में क्या रहेगा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, सी अर्चिन में जब भी हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका जेली कोट। ठीक है, तो जैसे दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर रिलीज किया जाता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी गैमेट्स है उनको बॉडी के अंदर में ही रिलीज किया जाता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, जिसमें अपन सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है या इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन में, होता है कीमोटैक्सिस। तो जब तक आपका कीमोटैक्सिस नहीं होता तब तक स्पर्म जो है ये एक के साइड में माइग्रेट नहीं करेगा, एक की तरफ माइग्रेट नहीं करेगा। ठीक है, तो अलग अलग स्पीशीज है जिसमें कीमोटैक्सिस के लिए फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपका सी अर्चिन जो है, इसमें रिसैक्ट होता है। रिसैक्ट एक आपका 14 अमीनो एसिड का पेप्टाइड है। ये 2 मार्क के लिए आपको ये लिखना है। ठीक है ना, रिसैक्ट एक 14 अमीनो एसिड का पेप्टाइड है। ठीक है, जो कीमोटैक्टिक फैक्टर का काम करता है इन केस ऑफ सी अर्चिन। ठीक है, उसके बाद में स्टार फिश की अगर हम बात करते हैं तो स्टार ट्रैक ये आपका स्टार फिश में मिलेगा आपको। उसके बाद सेप सैप, ये 6 अमीनो एसिड का होता है। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? मोलुस्क में। बड़ा का नाही नाही तू टाक कानात. स्टार टैक ये आपका 13 अमीनो एसिड का, सेप सैप ये आपका 6 अमीनो एसिड का। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में आपको अलग अलग कीमोटैक्टिक फैक्टर्स मिलेंगे। जैसे एम्फीबियन जो है, इसमें एलुरिन ये आपका 21 किलो डाल्टन का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो एम्फीबियंस में आपका एलुरिन जो है ये कीमोटैक्टिक फैक्टर का काम करेगा। ठीक है, लिख लिया सबने ये? ठीक है यहाँ तक? चलो, तो देखो अभी आपका जो सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन में जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहला स्टेप होता है कीमोटैक्सिस। तो स्टेप 1 हमने पढ़ा कीमोटैक्सिस, जिसमें अलग अलग फैक्टर्स जो है ये अलग अलग स्पीशीज में काम करते हैं। जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिसैक्ट, जो अपन सी अर्चिन में
आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सी अर्चिन रिसेक्ट जो है ये कीमोटैक्टिक फैक्टर का काम करता है, और कीमोटैक्सिस में आपका जो स्पर्म है ये माइग्रेट करता है टूवर्ड्स द ग्रेडियंट ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर। तो रिसेक्ट जिस डायरेक्शन में आपको ज्यादा मिलेगा उस डायरेक्शन में स्पर्म माइग्रेट करेगा। तो रिसेक्ट बाइंड विद द मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, जहां पे रिसेक्ट के लिए रिसेप्टर्स रखे हमने, रिसेप्टर के साथ में बाइंड होने के बाद में जो स्पर्म है इसका रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। रेस्पिरेशन मतलब क्या, एटीपी प्रोडक्शन है ना, तो एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और एटीपी प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो स्पर्म आपका माइग्रेट करेगा किसके डायरेक्शन में, एग के डायरेक्शन। तो स्पर्म आपका माइग्रेट करेगा एग की डायरेक्शन में, और उसके बाद ये सबसे पहले इंटरेक्ट करता है किसके साथ, जेली कोट के साथ। तो जैसे अपन ने बोला था कि ये हमारा जो एक सेल है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके बाहर आपके पास में आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा वेटेलाइन इन्वलप। ठीक है, और वेटेलाइन इन्वलप जो है इसके बाहर आपको मिलेगा जेली कोट, है ना। तो ये अपना जेली कोट। अब देखो कि आपका जो स्पर्म है ये माइग्रेट कर रहा है आपके एग की डायरेक्शन में, और ये सबसे पहले इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, जेली कोट के साथ में। जेली कोट के साथ जैसे ही स्पर्म इंटरेक्ट करता है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। तो स्पर्म जैसे ही जेली लेयर के साथ या जेली कोट के साथ कांटेक्ट करता है तो जेली कोट ट्रिगर एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन को इंड्यूस कौन करता है, जेली कोट। ठीक है यहां तक। तो जेली कोट क्या करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब जो अपन ने स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पीछे होता है आपका एक्रोसोम। ठीक है, ये अपना एक्रोसोम जो वेसिकल है ना जिसमें अपन ने एंजाइम को स्टोर करके रखा है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही ये फ्यूज होता है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपके स्पर्म से बाहर रिलीज हो जाएंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अगर आपके स्पर्म से बाहर रिलीज हो गए तो जो जेली कोट है आपका, जो प्रोटीनिशियस आपका लेयर है, जेली कोट मतलब क्या, जो प्रोटीन से बना हुआ लेयर, ये आपका हाइड्रोलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेप 1 जो कीमोटैक्सिस पढ़ा अपन ने, उसके बाद में स्टेप 2 क्या है हमारा, इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म एंड जेली कोट। और जेली कोट जो है ये स्पर्म के साथ जैसे इंटरेक्ट करता है तो नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूजन ऑफ एक्रोसोम विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो आपके पास ये स्पर्म था, स्पर्म हेड में यहाँ पे अपन ने एक वेसिकल रखा था जिसमें अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसको अपन ने क्या बोला, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम जो है ये जैसे ही आपका फ्यूज होता है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो सारे आपके वेसिकल के जो एंजाइम्स है ये आपके बाहर निकल जाएंगे। तो ये पूरे एंजाइम्स आपके बाहर निकल गए। ठीक है,
एंजाइम्स अगर आपके बाहर निकलते हैं तो इसको बोला जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन। तो ये अपना स्टेप थर्ड, कौन सा? एक्रोसोमल रिएक्शन। यहां तक ठीक है क्या? एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब समझ में आया क्या? इसको अपन एक्रोसोमल रिएक्शन बोल रहे हैं। Yes. आपका एक्रोसोम जो रहेगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जैसे फ्यूज होता है। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें अपन? स्पर्म के। ये देखो यहाँ पे, ये अगर आपके फ्यूज हो गए तो पूरा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो जेली कोट में रिलीज हो जाएगा। जेली कोट जो है ये अभी हाइड्रोलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एंजाइम्स है जिसको अपन एक्रोसोमल एंजाइम्स बोल रहे हैं, क्या करेंगे? जेली कोट को हाइड्रोलाइज करेंगे। जेली कोट हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद स्पर्म जो है ये बिकॉज ऑफ हाई मोटिलिटी ये माइग्रेट कर रहा है कंटिन्यूअसली टूवर्ड्स दी वेटेलाइन इन्वेलप ऑफ एग। ठीक है, तो आपका जेली कोट के बाद में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? जेली कोट के बाद में आपका वेटेलाइन इन्वेलप होता है ना? तो ये आपका जेली कोट के बाद वेटेलाइन इन्वेलप। तो वेटेलाइन इन्वेलप जो है इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं आपके स्पर्म के हेड के ऊपर आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपका एक्रोसोमल प्रोसेस का। अब एक्रोसोमल प्रोसेस क्या है? एक्रोसोमल प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो अपना स्पर्म था, ये स्पर्म के हेड में अपने एक्रोसोम वेसिकल्स था। ये एक्रोसोम वेसिकल के पीछे एक्टिन फिलामेंट होता है। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट जो है जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन होता है तो एक्टिन फिलामेंट आपका पॉलीमराइज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट को रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, ये देखो अच्छे से। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट जो है जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन होता है उसके बाद में एक्टिन फिलामेंट जो है ये पॉलीमराइज करना स्टार्ट करता है, इलोंगेट करना स्टार्ट करता है। और जैसे ये इलोंगेशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये जैसे ही इलोंगेशन करना स्टार्ट करेगा तो आपका जो स्पर्म हेड है ये इलोंगेट होगा। ठीक है, तो ये आपका स्पर्म का जो हेड है ये इलोंगेट हो गया। यहां तक ठीक है क्या? स्पर्म हेड अगर आपका इलोंगेट होता है तो स्पर्म हेड का इलोंगेशन होने के बाद इसके ऊपर जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ये एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं आपके बाइंडिंग प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स? बाइंडिंग, BINDIN, बाइंडिंग। बाइंडिंग नहीं लिखना, वो बाइंडिंग है। ठीक है, बाइंडिंग प्रोटीन आपके एक्सपोज होना स्टार्ट होंगे। और ये जो हेड का इलोंगेशन हो रहा है बाइंडिंग को एक्सपोज करने के लिए, इसको बोला जाता है एक्रोसोमल प्रोसेस। चलो, एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल प्रोसेस क्लियर हो गया क्या? अच्छा। एक्रोसोमल प्रोसेस, ये देखो यहाँ पे लिखा है एक्रोसोमल प्रोसेस हो गया। एक्रोसोमल प्रोसेस होने के बाद में क्या होगा? आपका जो स्पर्म है इसके ऊपर जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ में? तो ये इंटरेक्ट करेंगे आपके बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ में, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? विटेलाइन इन्वेलप के ऊपर। तो ये आपका विटेलाइन इन्वेलप था जिसके ऊपर ये बाइंडिंग रिसेप्टर्स थे। तो ये हमारे बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं। बाइंडिंग क्या है? बाइंडिंग एक स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है। सी अर्चिन में भी अलग अलग स्पीशीज हैं, बट एक स्पीशीज का स्पर्म दूसरे स्पीशीज के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जैसे एक्वेटिक एनिमल जो है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब फीमेल एग को छोड़ देती है
और मेल स्पर्म को रिलीज करता है, और उसके बाद में वो वाटर में क्या होता है कि स्पर्म और एक दोनों के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी अर्चिन की अगर आपके पास में स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज है जो गैमेट को रिलीज कर रही है, तो गैमेट को रिलीज करने के बाद में क्या होगा कि एक स्पीशीज का स्पर्म दूसरे स्पीशीज के एक के साथ में इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा, बट वहां पे वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि स्पर्म हेड के ऊपर स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो सी अर्चिन के ऊपर जो स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन है, ये हर एक स्पीशीज में अलग अलग होता है। तो एक स्पीशीज का बाइंडिंग प्रोटीन दूसरे स्पीशीज के बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ कभी भी इंटरैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये अभी इंटरैक्ट कर रहा है किसके साथ में? आपके बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ। बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ जब ये इंटरैक्ट करेगा तो सिग्नलिंग जाएगी कहां पे? सेल के अंदर। सेल के अंदर में जब सिग्नलिंग जाएगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन के लिए। तो दोनों भी स्पर्म और आपका एग, ये दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फ्यूज होगा, और अगर ये फ्यूज होता है तो स्पर्म अपने न्यूक्लियस को एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करेगा। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहां तक ठीक है कह रहे हैं? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो, ये अपन ने सबसे पहले ये आपका जेली कोट, उसके बाद वेटेलाइन इनवलप, वेटेलाइन इनवलप के ऊपर आपकी बाइंडिंग के रिसेप्टर्स है, ठीक है। उसके बाद में ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, उसके बाद आपका ये स्पर्म जिसके हेड रीजन में एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम वेसिकल, जिसमें एक्रोजोम के एंजाइम्स रहेंगे, ठीक है। उसके पीछे आपका एक्टिन होता है, उसके पीछे न्यूक्लियस, और उसके पीछे सेंट्रियोल, ठीक है। ये आपका इंटरेक्ट करेगा, तो इंटरेक्ट करने के बाद में क्या होगा? एक्रोजोमल रिएक्शन। तो पहला जो स्टेप है यहाँ पे लिखते जाओ, पहला स्टेप जो है ये अपना क्या है? जो 1 नंबर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है। एक्रोजोमल रिएक्शन मतलब जो एक्रोजोम है आपका, ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज अगर होता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पे रिलीज होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जेली कोट को हाइड्रोलाइज करेंगे तो स्पर्म आपका माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द विटेलाइन एनवलप। तो विटेलाइन एनवलप की तरफ जब ये माइग्रेट करेगा तो आपका जो स्पर्म है इसका हेड इलोंगेट होते जाता है बिकॉज ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो जो एक्टिन फिलामेंट है ये अपना पॉलीमराइजेशन करेंगे और स्पर्म हेड आपका इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकेंड प्रोसेस जो है जिसमें स्पर्म हेड का इलोंगेशन होता है, इसको बोला जाता है एक्रोजोमल प्रोसेस। ठीक है क्या? यहां तक एक्रोजोमल प्रोसेस अगर फॉर्म होता है तो जैसे अपन ने बोला था कि स्पर्म के पास में कौन सा प्रोटीन होता है? बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये बाइंडिंग प्रोटीन किसके साथ में इंटरेक्ट करेगा? जो बाइंडिंग रिसेप्टर है उसके साथ में, ठीक है। इसके साथ जैसे ही इंटरेक्शन करता है तो अब आपका क्या होगा कि जैसे ही इंटरेक्शन करेगा तो रिसेप्टर है, रिसेप्टर मतलब सिग्नलिंग जाएगी कहाँ पे? एक के अंदर में, और सिग्नलिंग ट्रिगर्ड दी नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एग और स्पर्म का फ्यूज होता है। दूसरा हमें यहाँ पे पढ़ना है ये फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, थर्ड। और ये जो फोर्थ स्टेप आपको दिख रहा है, ये फोर्थ स्टेप मतलब इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस रहेगा इसको अपन क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे एग में, ठीक है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन
इनवलप। फर्टिलाइजेशन इनवलप का मतलब क्या, तो सुन लो। जब भी एक जो है ये कोई भी स्पर्म के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इंटरेक्शन करने के बाद में पहले सेल एक के अंदर में सिग्नलिंग जाती है, और ये जो सिग्नलिंग है ये अलग अलग रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें से पहला है आपका फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या, पॉलीस्पर्मी मतलब एक एक के साथ एक से ज्यादा स्पर्म आपके फ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्नलिंग जाने के बाद में क्या होता है, फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक मतलब क्या, ये जो स्पर्म है ये फर्स्ट है, मिलियन ऑफ स्पर्म जो है ये रिलीज करता है मेल, और मिलियन ऑफ स्पर्म जो रहेंगे इनके बीच में कंपटीशन होता है, किसके लिए, सिर्फ एक एक के साथ में फर्टिलाइज्ड होने के लिए। तो मिलियन ऑफ स्पर्म जो है ये एक की तरफ जब माइग्रेट करते हैं, तो उसमें से कोई भी एक ही स्पर्म जो है ये कंपटीशन जीतता है। कौन सा स्पर्म कंपटीशन जीतेगा, जो सबसे पहले बाइंडीन रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्या, जैसे हमारे पास ये जेली कोट है, ठीक है, और ये जो आपका जेली कोट है इसके साथ आपके अलग अलग स्पर्म इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये दूसरा स्पर्म इंटरेक्ट कर रहा है। सभी स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म जेली कोट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जेली कोट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद में क्या होगा, सभी के सभी एक्रोसोमल रिएक्शन को कैरिड आउट करेंगे। एक्रोसोमल रिएक्शन होगा मतलब ये हाइड्रोलाइज करना स्टार्ट करेंगे जेली कोट। जेली कोट को हाइड्रोलाइज करने के बाद में कोई तो भी एक स्पर्म है जो सबसे आगे था इस रिएक्शन, ठीक है, और ये जेली कोट को हाइड्रोलाइज करने के बाद ये इंटरेक्ट कर गया किसके साथ, वेटेलाइन इनवलप के साथ। तो सबसे पहले सिग्नलिंग किसने भेजी, ये स्पर्म ने। इसके पीछे भी कोई ना कोई दूसरे स्पर्म होंगे, ठीक है। सबसे पहले सिग्नलिंग इसने भेजी क्योंकि इसका जो बाइंडिंग था ये बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट किया। तो कंपटीशन कौन जीता, ये वाला। बाकी के जो स्पर्म है ये भी ट्राई कर रहे हैं, बट सबसे पहले जो सिग्नलिंग भेजेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा, उसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होगा। अब देखो होता क्या है कि इसके पीछे बाकी के स्पर्म है, इसने सिग्नलिंग अगर भेजा तो ये सिग्नलिंग का इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले सिग्नलिंग का इफेक्ट होता है कि ये फास्ट ब्लॉक करता है किसको, पॉलीस्पर्मी को। मतलब जैसे ही सिग्नलिंग हुई तो ये मेम्ब्रेन जो है ये अभी सबके लिए हार्ड बन गई। हार्ड का मतलब अब कोई भी इसके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता। क्यों इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो देखो ये जो इंटरेक्शन है इसको ब्लॉक करने के लिए हम मेम्ब्रेन के ऊपर नंबर ऑफ चेंजेस करते हैं। कुछ चेंजेस फास्ट होते हैं इसलिए उसको फास्ट ब्लॉक बोला जाता है, कुछ चेंजेस धीरे धीरे होते हैं इसलिए उसको स्लो ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फास्ट ब्लॉक। तो यहां पे जो सिग्नलिंग है ये 3 प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। एक अपन ने बोला फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, तीसरा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। और ये जब आपका फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस कंप्लीट होता है तब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वेटेलाइन इनवलप एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन इनवलप, ठीक है। तो इस फर्टिलाइजेशन इनवलप के ऊपर अपन धीरे धीरे आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे इतना समझ लो कि फर्टिलाइजेशन इनवलप का मतलब क्या होता है। जब विटेलाइन इनवलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक प्रोसेस, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इनवलप। यहां तक अगर किसी को डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हैं।
यहाँ तक ठीक है क्या? अब देखो, अपन ने बात की थी किसकी, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक की, है ना। तो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी जब अपन पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले स्पर्म जब आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, तो उस केस में सबसे पहला सिग्नलिंग सेल के अंदर में जाएगा, और सेल के अंदर में अगर सिग्नलिंग जाती है तो सोडियम आयन जो है इसका इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। ये एक सेल है, और एक के बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा, सेल के बाहर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है, कम होता है। जैसे ही आपका स्पर्म जो है ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ में, आपके बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ में, सिग्नलिंग जाएगी, और सिग्नलिंग ऑन करेगी किसको, आपके सोडियम आयन चैनल्स को। सोडियम आयन चैनल्स अगर आपके ओपन हो गए तो सोडियम आपका अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, और सोडियम अगर आपका अंदर आना स्टार्ट होता है तो क्या होगा, सोडियम अगर अंदर आएगा, पहले मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज कौन सा था, निगेटिव, अब चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अंदर की तरफ सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, है ना। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब जब आपका स्पर्म मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड होने का है उसको बोलेंगे अपन रेस्टिंग मेम्ब्रेन, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है उसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये -70 मिलीवोल्ट होता है एक का, ठीक है। बट जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है या स्पर्म का बाइंडिंग होता है, तो स्पर्म बाइंडिंग होने के बाद में मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये आपका प्लस में चला जाता है, तो ये +70 मिलीवोल्ट तक चला जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आपका -70 है तो इट अलाउ इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म, तो एक के साथ आप स्पर्म का इंटरेक्शन कर सकते हैं, या स्पर्म एक के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। बट मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आपका पॉजिटिव में है तो इट इनिबिट इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म विद द वेटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग। यहां तक समझ में आया क्या? तो ये अलाउ करता है इंटरेक्शन को, ठीक है, बट आपका पॉजिटिव पोटेंशियल जो है ये इनिबिट करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी सिग्नलिंग होगी तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये सोडियम इनफ्लक्स के कारण मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव में चला जाएगा, और अभी स्पर्म आपके इंटरेक्ट नहीं करेंगे किसके साथ में, आपके वेटेलाइन इनवलप के साथ में। इसको बोला जाता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। यहां तक अगर किसी को डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, अब जैसे अपन ने रिसेप्टर की बात की थी ना, तो रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट होने के बाद में रिसेप्टर अलग अलग टाइप के होते हैं, जीपीसीआर, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एग रहेगा इसके मेम्ब्रेन के ऊपर टायरोसिन काइनेज जो होते हैं, ठीक है। टायरोसिन काइनेज में दो टाइप है, एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और दूसरा हमने पढ़ा था नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। ये जो टायरोसिन काइनेज है इनका जो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोडक्शन होता है ये सेम होता है। टायरोसिन काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोरिलेशन करेगा, ऑटोफॉस्फोरिलेशन, ऑटोफॉस्फोरिलेशन होने के बाद में अलग अलग एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिसमें रास राफ पाथवे है या फिर फॉस्फोलाइपेज सी है, इसको एक्टिवेट करता है। तो टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज सी, ये टायरोसिन काइनेज है, इसलिए अपन ने कौन सा फॉस्फोलाइपेज सी पढ़ा था, ग्यामा,
बीटा इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ GPCR, बराबर। तो फॉस्फोलाइपेज सी जो है ये गामा टाइप को एक्टिवेट करेगा टायरोसिन काइनेज, और फॉस्फोलाइपेज सी का काम होता है जो PIP2 है इसको कन्वर्ट करना किसमें, IP3 एंड DAG में, बराबर। तो ये IP3 का प्रोडक्शन होगा और DAG का प्रोडक्शन होगा। IP3 का हमने पढ़ा था, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो DAG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेशन, बराबर है क्या। तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही स्पर्म आपका इंटरेक्ट करता है किसके साथ, आपके रिसेप्टर के साथ में, तो टायरोसिन काइनेज पाथवे आपका एक्टिवेट हो जाएगा, फॉस्फोलाइपेज सी, PIP2 का कॉन्सेंट्रेशन DAG IP3 में, IP3 कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, ठीक है। तो आपका ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। अगर आपके पास में नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है तो इसके साइटोसोलिक डोमेन के साथ में ये आपका नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एसोसिएट होता है। तो ये भी आपका सेम एक्टिविटी शो कर रहा है, कैल्शियम आयन इंक्रीज कर रहा है और DAG, ठीक है। उसके बाद DAG जो है इसका काम होता है प्रोटीन काइनेज सी का एक्टिवेशन करना, और प्रोटीन काइनेज सी क्या करता है, आपके प्रोटॉन एंड सोडियम एंटीपोर्टर को एक्टिवेट करता है। एंटीपोर्टर मतलब दोनों भी आयंस जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे। सोडियम बाहर से अंदर आएगा और प्रोटॉन जो है इसको फिर अपन अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे। प्रोटॉन